लो बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना, दो टर्म्स आपके सामने नज़र आ रही हैं, जिसका एक इन्फिनेटिव्स है, दूसरा पार्टिसिपल्स है। ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये बच्चों को बहुत तंग कर रही हैं। आप बहुत से क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कि ये इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, और पार्टिसिपल के साथ एक जुड़ा हुआ वर्ड है जिसको हम जेरेंड बोलते हैं। ये आज हम प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करने लगे हैं। देखो बेटा जी, ये पहली टर्म जो है आपके सामने जो आएगी, ये देखो इन्फिनेटिव्स। अब ये इन्फिनेटिव्स क्या होता है, इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, ये आप जरा मुझे बताइएगा। इन्फिनेटिव का नाम क्या होता है? बेस फॉर्म, बेर इन्फिनेटिव, एक ही मतलब है ना। इन्फिनेटिव कह लूं, बेस फॉर्म कह लूं, या बेर इन्फिनेटिव कह लूं, एक ही बात है। दूसरा, टू इन्फिनेटिव के बारे में भी आपको आइडिया क्लियर है। ये वर्ब की 6 फॉर्म्स हैं जो जिनका ताल्लुक इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल से जुड़ा हुआ है। इन्फिनेटिव बेस फॉर्म भी कहलाती है, ये क्लियर है ना जी, बेस फॉर्म कहलाती है, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेस फॉर्म भी होता है, इन्फिनेटिव भी होता है। इसका मतलब ये है कि वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखना मैंने, ना गो, और जैसे राइट है तो मैंने ना राइट लगाना है, ना मैंने राइट्स लगाना है, ना राइटिंग लगाना है, ना रोट लगाना है। ये तो क्लियर है ना बात। अब टू इन्फिनेटिव का मतलब ये है कि इसके साथ हमने टू ऐड कर देना है, टू गो। तो कोई मुझसे पूछे कि जो गो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो मैं कहूंगा इन्फिनेटिव है, या मैं क्या कहूंगा ये बेस फॉर्म है, या क्या कहूंगा ये बेर इन्फिनेटिव है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब मैं कहूंगा ये टू क्यों है, तो क्या है, टू इन्फिनेटिव है। या टू राइट, तो ये भी क्या हो जाएगा, टू इन्फिनेटिव हो जाएगा। यानी वो वर्ब की फॉर्म जिसके साथ टू लग जाएगा वो क्या बन जाएगा, टू इन्फिनेटिव। इन दोनों टर्म्स को मिलाकर इन्फिनेटिव्स बोलते हैं जी। ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे हमारे पास आता है, ये है प्रेजेंट सिंपल और ये है पास्ट सिंपल। तो ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, ये हमारे टेंस बनाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमारी कोई, अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इसके बाद आ गया जी ये पास्ट पार्टिसिपल, और ये आ गया हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन दोनों को मिलाकर पार्टिसिपल्स कहते हैं। ठीक होगी बात जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो जब मैं बात करता हूं इन्फिनेटिव्स की, तो उसका क्या मतलब होता है, बेस फॉर्म या टू इन्फिनेटिव। और जब मैं पार्टिसिपल्स की बात करता हूं तो उसका मतलब क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल जी। ठीक होगी यहां तक बात। अब हमने ये देखना है कि जो पास्ट पार्टिसिपल क्या है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे अगर गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन, तो ये पास्ट फॉर्म। राइट की पास्ट पार्टिसिपल क्या होगी, रिटन। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब जिसके साथ क्या लगा हो, आईएनजी। तो ये बनता है GOING, गोइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बना। और राइट का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हुआ, राइटिंग हो गया। और अगर मैं कहूं कि टीच का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, टीचिंग हो गया। यहां तक बात समझ लगी आप लोगों को? अगर आपको यहां तक बात समझ लगी है तो फिर अगली बातें हमारी है वो आसान हो जाएंगी। अब अगली बातें आसान कौन सी हैं भाई हमारी? अब हमें बातें क्या करें, अब हमने देखना यह है कि इन्फिनेटिव कहां कहां यूज होते हैं, एक चीज, और पार्टिसिपल्स कहां कहां यूज होते हैं, ये चीज आपने समझनी है, जो बच्चों को कंफ्यूजन में डाल रही है कि ये अब कहां समझना है हमने। यहां तक बच्चों बात क्लियर है? अब मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूं कि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्फिनेटिव कहां यूज होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां यूज होता है, और पास्ट पार्टिसिपल कहां यूज होता है। ठीक हो गया जी। पहले हम इन्फिनेटिव्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसकी जो है ना वो पार्टिसिपल्स की बात कर लेंगे। सही होगी बच्चे जी, यहाँ तक कोई ऐसी बात समझ में आने वाली तो नहीं है ना, आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब मैं आपको सबसे पहले समझाने वाला हूँ इन्फिनेटिव का यूज कहाँ पर है और पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज कहाँ पर है। एक मैं आपके लिए यहाँ पे एक नई स्लाइड खोल के ना न्यू शेयर करने लगा हूँ। ये मैंने बोर्ड खोल लिया और ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। अब आपके सामने बोर्ड खुल गया है, ठीक है जी। इसमें देखें जी, मैंने कहा कि ये जो लफ्ज है ना, सपोज मैं कहता हूं कि राइट है, तो मुझे आप बताएं कि ये जो राइट है, ये बताएं मुझे, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आप कहेंगे सर ये बेस फॉर्म भी लग रही है, ये प्रेजेंट सिंपल भी लग रही है, ठीक है, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये जो लफ्ज है टू राइट, अब ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है? ये टू राइट बन जाएगी आपकी टू इन्फिनेटिव बन जाएगी। क्लियर हो गया बेटा यहां तक बातें? ठीक है। बच्चों अगर आप इसको स्क्रीन को सर वो आप डिसेबल कर दें इन्होंने। यहां तक बेटा बातें क्लियर हो गई आप लोगों की?
यस सर। अच्छा राइट और टू राइट हो गया, ये बेस फॉर्म है और ये टू इन्फिनेटिव है। इनके यूजेस हैं, ठीक है, और इनको दोनों को नॉन फाइनाइट भी कहा जाता है, इनको नॉन फाइनाइट भी कहा जाता है। ठीक होगी बात। अब मैं एक लफ्ज लिखने लगा हूं रिटर्न, और आपसे मैं पूछूं कि रिटर्न जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आप कहेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल है। और अगर मैं कहूं कि लफ्ज जो है राइटिंग क्या है, तो आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और दोनों ही क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। अब ये जो पार्टिसिपल हैं ये भी नॉन फाइनाइट बनते हैं, ये भी नॉन फाइनाइट बनते हैं, इनको भी नॉन फाइनाइट कहते हैं। अच्छा, अगर ये भी नॉन फाइनाइट है तो फिर इसका उल्ट क्या होता है, नॉन फाइनाइट का उल्ट होता है फाइनाइट वर्ब। तो फिर हमारे ज़हन में सवाल आता है कि भाई फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अब आपने इनके फंक्शन समझने हैं, जितना ज्यादा आपको जल्दी इनके फंक्शन समझ आ जाएंगे उतनी आपको इसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। अब जरा फंक्शन समझिएगा, जरा मैं क्या कहने वाला हूं। देखो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने सेंटेंस लिखा ही राइट्स अ लेटर। बेटा जी मुझे बताएं, ही राइट्स अ लेटर के अंदर राइट्स क्या चीज होगी, प्रेजेंट सिंपल है राइट्स, ठीक है ना, और राइट्स यहाँ प्रेजेंट सिंपल है। अब आप कहें सर ये तो राइट इसकी तरह मिलता जुलता है, लेकिन आप वर्ब की सिक्स फॉर्म याद करें, वर्ब की सिक्स फॉर्म क्या थी, राइट बेस फॉर्म, टू राइट टू इन्फिनेटिव, राइट और राइट्स प्रेजेंट सिंपल, रोड पास्ट सिंपल, रिटन पास्ट पार्टिसिपल और राइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, याद है। उसमें ये प्रेजेंट सिंपल बन रहा है, तो ही राइट्स अ लेटर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर मैं कहूं कि जी ही रोट अ लेटर, तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। लेकिन अब देखना जरा सेंटेंस में, अब आपको समझने, अब यहां से बात आपको समझनी है। सेंटेंस में लिखने लगा हूं, ही सॉ मी राइट अ लेटर। लो बच्चों, अब है बात जिसको आपने समझना है, ये है बात बेटा जी इंपॉर्टेंट। ये बताओ, ये जो राइट है ये वर्ब है कि नहीं है, और ये जो सॉ है ये भी वर्ब है। अब इसके अंदर मेन वर्ब कौन सा है, राइट या सॉ। अब इसके अंदर मेन वर्ब हुआ सॉ, ये पास्ट सिंपल का हुआ, और ये जो राइट है ये अब आपका बेस फॉर्म बना यहाँ पे। और इसका मतलब क्या होगा, ही सॉ मी राइट अ लेटर, उसने मुझे देखा खत लिखते हुए। ही सॉ मी राइट अ लेटर, मैंने अब कहा कि ये एक इंग्लिश का एक्सप्रेशन है, स्टाइल है। ही सॉ मी राइटिंग अ लेटर भी हो सकता है, और ही सॉ मी राइट अ लेटर भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं जब कहता हूं ही सॉ मी राइट अ लेटर, तो क्या होगा, इन्फिनेटिव। और जब मैं लिखता हूं ही सॉ मी राइटिंग अ लेटर, तो ये क्या हुआ, पार्टिसिपल लिख दिया मैंने। तो दोनों ही पार्टिसिपल्स हैं, और दोनों ही पार्टिसिपल्स हैं, दोनों पार्टिसिपल्स सॉरी, ये राइटिंग पार्टिसिपल है और ये इन्फिनेटिव है, सॉरी राइटिंग पार्टिसिपल है और राइट इन्फिनेटिव है। और दोनों के दोनों नॉन फाइनाइट फंक्शन करेंगे, और ये जो सॉ ये फाइनाइट करेगा, क्योंकि ये टाइम बता रहा है, ये टाइम नहीं बता रहा, 100 टाइम बता रहे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी बच्चों की, नहीं हुई है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, चलें और एग्जांपल की तरफ जाते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। हम इसको मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। देखें, मैंने कहा ही मेक्स अ नॉइस, ही मेक्स अ नॉइस। मुझे बताओ कि ये जो मेक्स है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। अगर मैं कह दूं कि ही मेड अ नॉइस, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट टेंस हो गया। मैंने कह दिया ही विल मेक अ नॉइस, तो टेंस कौन सा हुआ, ही विल मेक अ नॉइस, टेंस कौन सा हुआ, फ्यूचर हो गया, ठीक है जी। तो ये क्योंकि टेंस बता रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये फाइनाइट वर्ब होंगे, टेंस बता रहे हैं मुझे। लेकिन अब देखो मैं टेंस लिखने लगा हूं, ही नोटिस मी या ही लेट मी, चले ऐसे कर लेते, ही लेट्स मी मेक अ नॉइस। लो बटरी, अब मुझे बताएं जरा ध्यान से, जरा समझ के बताना कि लेट्स क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल है, और ये जो मेक नॉइस ये भी वर्ब है। अब ये वाला वर्ब यहां पर कैसे हो रहा है, कौन सा फॉर्म हुआ, बेस फॉर्म, जिसको हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं। और ये वाला जो लेट्स है ये मेन वर्ब है, जो मुझे किसका बता रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल बता रहा है। तो इस वर्ब के बाद ये वाला जो वर्ब आया, मेक वाला जो वर्ब आया बेटा, इसको बेस फॉर्म कहते हैं, इसको इनफिनिटिव कहते हैं, ठीक है।
और ये ही लेट्स मी मेकिंग अ नॉइस भी हो सकता है, मेकिंग अ नॉइस भी हो सकता है। अगर मैंने मेकिंग लिखा तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या पार्टिसिपल बन जाएगा। तो ये वाले जो वर्ब हैं, जो ये वाले जो लेट के बाद आने वाला वर्ब है, उसको मैं क्या बोलता हूं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलता हूं। और लेट क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब हो गया। यहां तक बेटा जी बात क्लियर होगी आप लोगों को। अच्छा, अब हम इसका इसका ना मीनिंग क्या फर्क पड़ता है बेटा, देखो हमने अब तक जो ग्रामर पढ़ी हुई है ना, वो हमने बस ऐसी ग्रामर पढ़ी हुई है, ना हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर है, ना हमें पता है इसका क्या सिमेंटिक्स है। तो स्ट्रक्चर बताता है कि पहले कौन सा वर्ड आएगा, स्ट्रक्चर ये बताएगा कि लेट के बाद अगर आप कोई और वर्ब लगा रहे, जैसे ये वर्ब है, तो आपने बेस फॉर्म लगानी है या आईएनजी लगानी। आप ये नहीं कहोगे ही लेट्स मी टू मेक अ नॉइस, नहीं कर सकेंगे हम। ही लेट्स मी मेड अ नॉइस नहीं कर सकते हम, मजबूरी है, स्ट्रक्चर है। और इसके मीनिंग में बाज का फर्क पड़ता है, बाज का फर्क नहीं पड़ता। क्लियर होगी बेटा जी बात। अच्छा, अब ये जेरेंड कब बनता है, अब हम जेरेंड की तरफ बात कर लेते हैं। और जेरेंड कब बनता है बेटा, जेरेंड तब बनता है, अब मैं जरा एक और स्क्रीन ले लेता हूं यहाँ पे। जेरेंड कब बनता है बेटा जी, अब देखो जेरेंड कब बनता है। ये पहली बात तो ये कि ये वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब हो प्लस आईएनजी हो तो ये क्या बन जाता है, वर्ब प्लस आईएनजी बन जाता है, पार्टिसिपल बनता है, पार्टिसिपल बनता है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। जैसे लव्स है राइट, और मैंने लगा दिया आईएनजी, तो क्या बन गया, राइटिंग बन गया जी। ठीक हो गया। अब इस राइटिंग को मैं क्या कहूंगा, इस राइटिंग का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा बच्चे, इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इसको मैं और कुछ भी नहीं कहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के मेरे बच्चे चार फंक्शन है, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के चार फंक्शन है मेरे बच्चों, आपने समझने वो चार फंक्शन कौन से हैं। नंबर वन फंक्शन, ये एज ए एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है, ठीक है। नंबर टू फंक्शन एज ए टेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। नंबर थ्री एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। और नंबर फोर एज ए फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये चार यूजेस के अंदर ये वाला जो यूज है ना इसका, ये वाला नाउन का जब एज ए नाउन के तौर पर यूज होता है तो तब जेरेंड बन जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं बेटा आपको। एग्जांपल में ये है कि मैंने सेंटेंस बोला, देखो मैं क्या कह रहा हूं, आई एम टीचिंग। तो इसमें जो टीचिंग है ये बिल्कुल पार्टिसिपल है, लेकिन एम की बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो ये टेंस के तौर पे यूज हो रहा है। टीचिंग, टीचिंग इज माय पैशन, टीचिंग इज माय पैशन। अब टीचिंग यहां पर एज ए नाउन के तौर पर आ रहा है, तो ये जेरेंड बन जाएगा, ठीक है ना। अब मैं कहूं कि अगर मैं इसको एज ए एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर दूं, मतलब टीचिंग, टीचिंग डिक्शनरी हो सकते हैं, जैसे टॉकिंग डिक्शनरी होती है, तो टीचिंग डिक्शनरी, टीचिंग बुक्स, टीचर्स या टीचिंग एनवायरमेंट। टीचिंग एनवायरमेंट के अंदर एनवायरमेंट नाउन, तो टीचिंग क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, द टीचर मेड सम प्लान, तो वहां पर एज ए फ्रेज के तौर पर हो गया। तो ये चार यूजेस हैं इसके, जो जो है ना वो पार्टिसिपल के यूज हो रहे हैं। अब मैं इसको दोबारा आपको ये पांच चार सेंटेंस लिख के दे रहा हूँ बेटा कि ये कैसे कैसे यूज होता है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ क्राई की। मेरे पास एक वर्ड है, लफ्ज है क्राई, ये एक वर्ब है। इस वर्ब को चले प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाए, कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहा है इसको, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा जी, आईएनजी, तो क्या बन गया मेरे बच्चों, क्राइंग बन गया। क्राइंग, अब इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बताएं क्या होगा, इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, क्या नाम होगा इसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के मुझे फंक्शन बताएं, क्या क्या फंक्शन थे। पहला एज ए टेंस के तौर पर यूज होगा, ठीक है। दूसरा एज ए एडजेक्टिव के तौर पर यूज होगा, ठीक है। नाउन, तीसरा कैसे यूज होगा, एज ए नाउन के तौर पर यूज होगा। और चौथा कैसे यूज होगा, एज ए फ्रेज के अंदर यूज होगा। समझ लगी बात। अब मैं टेंस के तौर पे यूज कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग। अब मुझे बताओ बेटा एक्शन कौन सा हुआ, इज क्राइंग, और कौन क्राई कर रहा है, द बेबी। और इज क्या बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ। और ये टाइम भी बता रहा है और एक्शन भी बता रहा है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया।
फाइनाइट वर्ब हुआ ना, बता रहा है कि टाइम और एक्शन कब हुआ। जिस वर्ब जो टाइम एंड एक्शन बताता है बेटा फाइनाइट वर्ब होता है, जो टाइम एंड एक्शन नहीं बताता वो फाइनाइट नहीं होता, वो नॉन फाइनाइट होता है। अब देखो क्राइंग बेबी, मैंने सेंटेंस लिखा क्राइंग बेबी, क्राइंग बेबी, क्राइंग बेबी इज वेटिंग फॉर समवन। अब बताओ जी इसके अंदर मेन एक्शन कौन सा है भाई, मेन एक्शन है इज वेटिंग, और कौन वेट कर रहा है, बेबी, और बेबी कैसा है, क्राइंग बेबी। तो ये चूंकि क्राइंग बेबी को शो कर रहा है तो ये क्या बना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं यहां पर क्राइंग है तो ये वर्ब, ये तो वर्ब है, आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल बन रहा है, लेकिन भाई इसका फंक्शन एडजेक्टिव है। अब ये मेन फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूं बेटा, मैंने सेंटेंस यूज किया कि क्राइंग इज बैड हैबिट, क्राइंग इज बैड हैबिट। अब मुझे बच्चों बताओ कि अब यहां पर क्राइंग क्या बन गया, नाउन बन गया, ठीक है। अब जब नाउन बना ना बच्चों, अब ये पार्टिसिपल जेरेंड कहलाएगा। अब जेरेंड बना बच्चों मेरे, मेरे बच्चों अब ये जेरेंड बन गया। बाकी ना ये इज क्राइंग जेरेंड है, ना ये जेरेंड है, ये वाला नाउन है तो जेरेंड बन गया, ठीक होगी बात। अब अगर ये जेरेंड बन गया, नाउन बन गया, इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। चूंकि बेटा नाउन बन गया तो क्या सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट की जगह पर आता है, नहीं, सेंटेंस के अंदर नाउन सब्जेक्ट की जगह पर भी आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आता है, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर भी आता है, और ये फ्रेज के तौर पर भी आता है, ठीक होगी बात। तो ये आपने बेटा जी समझना, आप ना इन द सेंस अभी राइट नाउ ये जब जेरेंड बनता है ना, ये मैं फ्रेज बेटा अभी फिलहाल छोड़ दें, आप ये भी छोड़ दें, हम ये एडवांस लेवल पढ़ लेंगे। इसको आप जेरेंड को समझ लें। जेरेंड सब्जेक्ट के तौर पर आएगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा, और किसके तौर पे आएगा, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आएगा, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आएगा, और एक प्रेपोजिशन के बाद भी आता है बेटा, वो भी ऑब्जेक्ट ही होता है असल में। तो ये तीन चीजों की जगह पर ये जो है ना वो आपका ये ना जेरेंड आ सकता है जी, ठीक हो गया बच्चों बात। यहाँ तक बेटा जी क्लियर हुई बातें आपको। मैं अब यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्लोज, अब आपके दूंगा क्वेश्चन, और फिर इसके बाद में कोई और मजीद बातें हुई तो मैं इसको clear कर दूंगा, ठीक है। बेटा कोई क्वेश्चन कर लो तो कर लो, खिजर बेटा कोई क्वेश्चन है तो बोल दे, आप बोल दें हम जरा। सर इन तीनों के एग्जांपल्स हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एग्जांपल समझा दूं मैं आपको, वो भी समझा देता हूँ, चलें वो अब यहीं पे समझा देता हूँ, यहीं देख लें। सब्जेक्ट बेटा क्या होता है, एक्शन कर रहा होता है काम, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट बताएं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा। कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए आपको वर्ब को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वर्ब क्या होता है। कुछ वर्ब ऑब्जेक्ट लेते हैं, कुछ वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेते। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ही राइट्स, मैं जरा मार्कर चेंज कर लूँ, ही राइट्स, बेटा वो लिखता है, क्या लिखता है, ही राइट्स अ बुक। तो ये वाला जो बुक है ना, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। तो मैं कहता हूं कि अब इस जगह पर, ही की जगह पर आने वाला वर्ड सब्जेक्ट है, और बुक की जगह पे आने वाला वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस जगह पर मैं कुछ जेरेंड की शक्ल लिख दूं, मतलब मैं लिख दूं कि स्विमिंग लिख लूं अगर मैं, या मैं सिंगिंग लिख लूं, डांसिंग लिख लूं, या मैं राइटिंग लिख लूं, राइटिंग लिखने चले, राइटिंग, राइटिंग इज माय हॉबी। तो यहाँ पे राइटिंग बेटा जी बताएं क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया ना, तो ये जेरेंड बन गया। अब ये जो राइटिंग है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकती है। मतलब कैसे, ऑब्जेक्ट की जगह पे कैसे आ सकती है, देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ, लव्स ही लव्स व्हाट, किसको मोहब्बत करता है, ही लव्स राइटिंग। तो ये जो राइटिंग है अब किसकी जगह पर आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, तो ये भी जेरेंड था, ये भी जेरेंड था। क्लियर होगी बात, बस इतनी सी बात। कॉम्प्लीमेंट, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इसलिए, अब आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से कंफ्यूज नहीं होना। आपने बेटा जी राइट नाउ ना अभी अभी इन द बिगिनिंग ये समझ लें कि वर्ब के बाद आने वाला नाउन जो है वो या ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, बस इतना समझ लें। बाकी हम आगे, बड़ा आसान है कॉम्प्लीमेंट का भी कॉन्सेप्ट। ये लव्स ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर कोई इनट्रांजिटिव वर्ब हो, जैसे लिंकिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, सारे लिंकिंग वर्ब होते हैं। इसके बाद अगर कोई
नाउन आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, वो भी हमारा जेरेड बन सकता है। तो ये 3 चीजें राइट नाउ बेटा जी आप समझ लें, बाकी सारी बातें बाद में, ये बेसिक समझ लें, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम बेटा जी कर लें, अब हम एक्सरसाइज कर लें इसके ऊपर, समझ लग गई है? चलें हम आगे। यस सर। चलो बेटा जी, अब मैं करने लगा हूँ एक्सरसाइज, ठीक है। और ये हम मैं रिकॉर्डिंग अब बंद करूंगा कि